सवाल नंबर अपना जो 2 है वो ये इस प्रकार से है कि निम्नलिखित निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। सवाल क्या है कि आपको दो दो कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। और डिफरेंस करने के लिए आपको क्या बताना है, अब कौन सा टेस्ट होगा डिफरेंस करने की, कौन सा परीक्षण होगा, वो परीक्षण आपको बताना कि भाई हम किस परीक्षण से हम इनके अंदर क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, वो हमें इसका आंसर देना। तो चलो देखिए आप, पहला सवाल अपना कि मेथिल एमिन एवं डाइमेथिल एमिन में आप कैसे विभेद कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा भाई ये मेथिल एमिन है और ये डाइमेथिल एमिन है। सेकंड जो सवाल है वो ये है कि द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन अपना ये है कि एथिल एमिन एवं एनिलीन में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है कि एनिलीन और बेंजिल एमिन में आप कैसे डिफरेंस कर पाओगे कि भाई कैसे कहोगे ये एनिलीन है और ये बेंजिल एमिन है। और अगला सवाल ये है कि आप एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन में आप कैसे डिफरेंस कर पाओगे। तो 5 क्वेश्चन है विभेद की विधियां, और इन विभेद की विधियों के लिए आपको क्या देखना है, उचित रासायनिक केमिकल आपको टेस्ट देखने हैं। तो करते हैं स्टार्ट अपन। पहला पहला देखिए आप, तो सवाल आपके जो सामने है उसका हल अपन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथिलेमिन क्या होता है, मेथिलेमिन का जो रासायनिक सूत्र है वो ये है CH3NH2, ये रहा आपका मेथिलेमिन। डाइमेथिलेमिन क्या है, डाइमेथिलेमिन ये रहा CH3 की होल ट्वाइस NH। इनमें अपने को क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो चलो देखिए डिफरेंस कैसे देखेंगे अपन कि मेथिल एमिन जो है एवं डाइमेथिलेमिन, इसका पता लगाएंगे अपन कौन से परीक्षण से, इसका पता लगाएंगे अपन आइसोसाइनाइड परीक्षण से, और जिसका दूसरा नाम है कार्बिलेमिन परीक्षण से। क्या नाम है उसका, कार्बिलेमिन परीक्षण। मेथिल एमिन कैसा क्या है, एक प्राथमिक एमिन है और कार्बिल एमिन अभिक्रिया को देते हैं। मेथिल एमिन जो है ना वो आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमिन परीक्षण को देते हैं। देखिए कैसे दिखते हैं, जब मेथिल एमिन को क्लोरोफॉर्म तथा केओच के साथ, मतलब केओच के आधिक्य में क्या करते हैं, गर्म करने पर मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और एक ये कैसे गंधयुक्त होता है, ये तीक्ष्ण गंधयुक्त उत्पन्न होती है। इस वाले कंपाउंड जो वो कैसे गंध होते हैं, तीक्ष्ण गंधयुक्त होते हैं। जबकि जो डाइमेथिल एमिन है, मतलब डाइमेथिल एमिन कैसा एमिन है, सेकेंडरी एमिन है, और ये सेकेंडरी एमिन ये परीक्षण नहीं देते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि प्राथमिक एमिन और डाई एमिन में क्या डिफरेंस है, तो प्राथमिक एमिन की रिएक्शन आप आइसोसाइनाइड परीक्षण करवा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप आइसोसाइनाइड परीक्षण डाइमेथिल एमिन का करवाने का प्रयास करोगे तो वो होगा नहीं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्राथमिक एमिन है और ये सेकेंडरी एमिन है। तो ये जो प्राथमिक एमिन है अपना मेथिल एमिन, और ये क्या है अपना क्लोरोफॉर्म, और क्षार के आधिक्य में जैसे ही गर्म करते हैं तो आपको एक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, उसका नाम है CH3NC, मतलब मेथिल आइसोसाइनाइड। और साथ में 3 मोल कैल्शियम निकल जाते हैं और 3 मोल किसके निकल जाते हैं, जल के। अगर ये रिएक्शन कैसी हुई, अगर आपको देखना तो मैंने पीछे एक प्लेलिस्ट में आपको एक इसका वीडियो मिल जाएगा कि भाई कार्बिलेमिन रिएक्शन क्या है, मैंने डिटेल से करवा रखा है। अब अपन देखते हैं डाइमेथिलेमिन। तो ये रहा तुम्हारा डाइमेथिलेमिन, CH3 की होल ट्वाइस NH, ये है डाइमेथिलेमिन। जैसे ही रिएक्शन इसकी किसके साथ करवाओगे, CHCl3, और क्या लोगे, 3 मोल KOH, और देखोगे ना तो रिएक्शन आगे होगी नहीं। जब जिसकी रिएक्शन नहीं हो रही वो क्या है, डाइमेथिल एमिन है, और जो रिएक्शन करके मेथिल आइसोसाइनाइड बना रहा है वो कैसा एमिन है, प्राथमिक एमिन है। तो इस प्रकार से आप इनमें क्या कर सकते हो, कार्बिल एमिन रिएक्शंस के द्वारा मेथिल एमिन एवं डाइमेथिल एमिन में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। ओके, अगला सवाल देखते हैं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, जो सेकंड प्रश्न था वो पढ़ा। सेकंड अपना प्रश्न ये था कि द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन, सेकेंडरी एवं टर्सरी एमिन में आप कैसे डिफरेंस करोगे। तो देखो इनका
इनका टेस्ट करने के लिए परीक्षण दिया जाता है जिसका नाम है लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? लिबरमान नाइट्रोसन अभिक्रिया। सेकेंडरी एमीन भले ही वो कैसा हो, एलिफेटिक हो या भले ही वो कैसा हो, एरोमेटिक हो, दोनों ही नाइट्रस अम्ल से क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? नाइट्रोसो एमीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नाइट्रोसो एमीन बना लेते हैं। और ये नाइट्रोसो एमीन क्या है? पीले रंग का तेलीय द्रव बनाते हैं। समझ में है आपके? भाई ये कह रहा है कि सेकेंडरी एमीन भले ही एलिफेटिक हो, भले ही एरोमेटिक हो, जैसे आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तो रिएक्शन करके ये नाइट्रोसो प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब देखो बनाते कैसे हैं, तो बनाते कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए जरा हुआ क्या और कैसे हुआ। मैं सेकेंडरी एमीन ले रहा हूं, ये रहा CH3 CH2 की होल ट्वाइस, और यहां मैं ले रहा हूं N और N के साथ है H, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? HNO2 के साथ करवानी है। और HNO2 को हम कैसे रखते हैं? HON डबल बॉन्ड O। HNO2 को हम ऐसे रख सकते हैं। जब इन दोनों के मध्य रिएक्शन होगी तो होगा क्या? ये वाला H और यहां से क्या निकल जाएगा? OH। क्या निकल जाएगा भाई? जल का मोल निकल जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 की होल ट्वाइस N और आगे क्या है अपना प्लस, इसके साथ है डबल बॉन्ड O और साथ में क्या निकल गया? जल। अब इसका नाम क्या है वो देखो आप। इस वाले N के साथ कौन जुड़ा हुआ है? मतलब इस वाले N के साथ, तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रोसो। तो इसका नाम हो गया N नाइट्रोसो। क्या हो गया इसका नाम? N नाइट्रोसो। क्या हो गया? नाइट्रोसो। और ये कितने एथिल हैं? तो 2 एथिल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई एथिल एमीन। डाइमेथिल एमीन। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एलिफेटिक ही लो, आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हो? एरोमेटिक भी ले सकते हो। ओके ठीक है। अब आगे देखो, तो आगे क्या होगा? अब पीले रंग के तेलीय नाइट्रोसो एमीन को फिनोल तथा संदर H2SO4, फिनोल तथा संदर H2SO4 की कुछ बूंदों के साथ जैसे ही गर्म करेंगे तो एक हरे रंग का क्या प्राप्त होता है? विलीन प्राप्त होता है। आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? फिनोल के साथ। और किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। जिसे कैसे रंग का विलीन प्राप्त होगा? हरे रंग का, जिसे NaH द्वारा क्षारीय करने पर अब उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? NaOH के साथ करवा दो। तो इसका गहरा रंग नीला हो जाता है। गहरे रंग का किस रंग का प्राप्त हो जाता है? गहरे नीले रंग का प्राप्त हो जाता है। तथा इस नीले विलीन को, अब इस नीले विलीन को आप क्या कर दो? तनु, मतलब इसके अंदर आप जल मिला दो। करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और ये कैसा परीक्षण कहलाता है? जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब ये परीक्षण कैसा है? ये परीक्षण जो है वो है आपका लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। जबकि ये जो परीक्षण है वो तृतीयक एमीन नहीं देता है। आई बात आपके समझ में? अपने जो रिएक्शन करवा के नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाया है ना, उसकी रिएक्शन आप करवा दो फिनोल के साथ। किसकी प्रेजेंस में करवा दो? H2SO4 की प्रेजेंस में करवा दो। गर्म करो, कैसा रंग का प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा हरे रंग का। और अब इसको आप क्या कर दो? इसके अंदर इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ, मतलब क्षारीकरण करवा दो इसका। तो कैसे रंग का प्राप्त हो जाएगा? गहरे नीले रंग का प्राप्त हो जाएगा। अब इस विलीन को आप तनु कर दो, मतलब थोड़ी सी जल की मात्रा और मिला दो इसके अंदर। इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। जब लाल रंग आ जाता है तो आप समझ जाना ये परीक्षण कौन सा है? लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण है। बट अगर आप तृतीयक एमीन के साथ ये रिएक्शन करवाने जाओगे ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इस प्रकार से आप सेकेंडरी एमीन, भले ही वो एलिफेटिक हो, भले ही वो एरोमेटिक हो, आप जब रिएक्शन करवाओगे तो लाल रंग का प्रोडक्ट बनेगा। बट तृतीयक एमीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करा पाओगे। इस प्रकार से आप सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में क्या कर पाओगे? डिफरेंस कर पाओगे। देखो आगे। अब अगला सवाल ये है कि भाई एथिल एमीन एवं एनिल एथिल एमीन, इसमें कैसे डिफरेंस करोगे? तो सबसे पहले बात करते हैं एथिल एमीन। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है ये वाला तो। तथा एनिलीन क्या है? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। एजो परीक्षण द्वारा विभेदित किए जा सकते हैं। एनिलीन एजो रंजक परीक्षण देता है, जबकि एथिल एमीन नहीं देता है। सुनो,
ये कह रहा है भाई एथिल एमिन और एनिलिन एथिल एमिन में आप कैसे डिफरेंस कर पाओगे? तो सीधी सी बात है, एनिलिन जो है ना वो कैसा है, प्राथमिक एरोमेटिक एमिन है। और ये कैसा, कौन सा परीक्षण देगा? ये जो है ना ये एजो परीक्षण देगा। कौन? ये वाला एनिलिन वाला, ये तो एजो परीक्षण देगा। बट जो एथिल एमिन है ना वो एजो परीक्षण नहीं देगा। इस प्रकार से आप डिफरेंस कर पाओगे किस किस में, एथिल एमिन में और एनिलिन में। अब ये हुआ कैसे, हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखिए आप हुआ कैसे, जो ये कह रहा है ना कि भाई ये रिएक्शन दे रहा है और वो नहीं दे रहा, वो देखिए आप तो एक बार। ये जो परीक्षण करवा रहे हैं ना, इस परीक्षण का नाम है एजो परीक्षण। एजो परीक्षण, एजो परीक्षण। अब जरा मेरी बात सुनिए, ये जो एजो परीक्षण है वो केवल कौन देते हैं? एरोमेटिक एमिन देते हैं। कौन देते हैं? एरोमेटिक एमिन। एरोमेटिक एमिन तो ये दे देंगे, बट अगर आप एलिफेटिक एमिन की रिएक्शन करवाओगे ना, मतलब एलिफेटिक एमिन का यदि आप एजो परीक्षण करवाओगे तो वो ये नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस कर पाओगे किसमें? एनिलिन एथिल एमिन में और एथिल एमिन में। तो जरा देखिए अब होता क्या है। ये आपके पास है एनिलिन, ठीक है, और ये है नाइट्रस एसिड, ये भी ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप HCl और टेम्परेचर रख रहे हो आप 273 से 278 केल्विन। जब ये एनिलिन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ HCl के एक्सेस अमाउंट में आप जब ये रिएक्शन करवाते हो ना, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका मतलब आपने क्या करवा दिया? इसका एजोटीकरण करवा दिया। क्या करवा दिया? एजोटीकरण करवा दिया। ये रिएक्शन भी मैंने पीछे करवा रखी है, आप डिटेल इसका एक्सप्लेन देखना चाहो तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो। अब ये कैसे हुई है मैंने बता दी है। अब सुनो, ये जो आपको BDC प्राप्त हुआ है, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, इसकी रिएक्शन आप करवा दो बीटा नेप्थोल के साथ। किसके साथ करवा दो? बीटा नेप्थोल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? तनु NaOH के प्रेजेंस में। और पीएच रखनी है आपको 9 से 10, मतलब पीएच आपको क्षारीय रखनी है। जैसे रिएक्शन करवाओगे ना तो होगा क्या, वो सुनो। यहां क्या होगा? H, और यहां से क्या क्या निकल जाएगा बाहर? HCl बाहर निकल जाएगा। प्लस का क्या निकल जाएगा? HCl। और ये जो है ना, ये एजो कहां किस किस के साथ जुड़ जाएगा? इस बीटा नेप्थोल के साथ जुड़ जाएगा। और यही साइड में किसके साथ जुड़ा हुआ है? फेनिल के साथ जुड़ा हुआ। तो इसका नाम देखो क्या होगा। अब देखो इसका नाम क्या हुआ, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। वहां से HCl निकला तो ये जुड़ा, ये तो ये जो है ना इसका मतलब ये हो गया, ये तो हो गया 1 फेनिल, और ये हो गया एजो, और इसका नाम हमें पता ही है क्या है? बीटा नेप्थोल। ये कैसे रंग का रंजक है? नारंगी लाल रंग का क्या है? रंजक है। आप कर पाओगे डिफरेंस। देखो दोबारा प्रश्न क्या है। तो ये कह रहा है कि भाई एरोमेटिक एनिलिन तो ये रिएक्शन दर्शा देगा, बट जैसे ही आप एथिल एमिन लोगे ना तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। मतलब एथिल एमिन का क्या नहीं हो सकता? डाइएजोटीकरण नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम एथिल एमिन और एरोमेटिक एमिन में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। इस पूरी रिएक्शन को आप एक साथ देख सकते हो। मतलब हमने ये रिएक्शन की है, आप समझ सकते हो इसको। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला सवाल देखिए। देखो ये कह रहा है कि भाई अब आपको डिफरेंस किस में देखना है? एनिलीन में देखना है। और किस में देखना है? एनिलीन में और बेंजिल एमीन में। सुनो तो, ये जो बेंजिल एमीन है ना, ये नाइट्रस अम्ल का क्या देगा? परीक्षण देगा। बेंजिल एमीन नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करने पर एक डाइएजोनियम लवण बनाता है, जो कैसा होता है? जो अस्थायी होता है। यह अत्यंत कम ताप पर विघटित होकर N2 गैस को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। और क्या बना लेता है? ये एल्कोहल टाइप का कंपाउंड बना लेता है। जरा देखिए क्या कर रहे हैं, किया क्या इसने। ये तो है आपके पास बेंजिल एमीन, मतलब ये है आपके पास, ये जोड़ रखा है। इसको तो हम बोलते हैं बेंजिल और इसको हम बोलते हैं एमीन। तो ये हो गया बेंजिल एमीन। रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? HNO2 HCl की प्रेजेंस में करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? C6H5CH2
और ये यहाँ पे है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब डाइएजो टाइप का ये कंपाउंड बन गया। लेकिन ये कंपाउंड कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये अस्थायी है, अस्थायी है। जैसे ही इसका आप क्या करोगे, आप इसको विघटित करोगे कम ताप पर, जैसे आप इसको विघटित करोगे ना, विघटित करोगे, कैसे विघटित करोगे मैं वो और बता देता हूं। मतलब ये ऐसे कुछ बता रहा है आपको। ये वाला अपने पास तो है ना, देखिए एक बार। ये है C6H5CH2 N डबल बॉन्ड N और ये हो गया Cl। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप कर रहे हो विघटित, किसकी प्रेजेंस में? जल की प्रेजेंस में। क्या कर रहे हो आप? इसको गर्म कर रहे हो, है ना। गर्म कर रहे हो तो होगा क्या वो देखिए आप एक बार। यहां मैं लिख रहा हूं OH और यहां मैं लिख रहा हूं H, और ये बंद इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहां से तो ये टूट जाएगा और यहां से ये टूट जाएगा, और बीच में से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? N2। ये देखो यही तो कर रखा है, ये बन गया बेंजिल एल्कोहल, और ये कौन सी गैस मुक्त होगी? N2, और ये साथ में क्या निकल गया? HCl। ये तो ये रिएक्शन दे रहे हैं। अगला देखिए आप एक बार। कोई बात नहीं, देखिए आप एक बार। बट एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने पर, एनिलीन जो होता है वो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या बना लेता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो विघटन होने पर कौन सी गैस मुक्त करता है? नाइट्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ये कैसा है कंपाउंड? स्थायी है। ध्यान से सुन लेना, उसमें अस्थायी और इसमें क्या है? स्थायी है। मतलब ये आपको ये कहना चाह रहा है, अगर आपके पास ये हो C6H5NH2 और आगे हो इसकी रिएक्शन आप करवा दो HNO2 प्लस एक्सेस अमाउंट आप ले लो किसकी? 2 मोल ले लो आप HCl, और इसको आप गर्म करो 273 से 278 केल्विन पर, तब क्या आपको क्या प्राप्त होगा? ये रिएक्शन करके बनाएगा BDC। क्या बनाएगा? BDC मतलब ये बनाएगा N2Cl, और ये कैसा कंपाउंड है? स्थायी कंपाउंड है। लेकिन अपने पीछे वाले रिएक्शन में देखा था क्या, वो कैसा था? अस्थायी, और विघटित हो गया, किस में बदल गया? वो एल्कोहल में। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए भाई अगला सवाल देखिए आप, 5 नंबर। 5 नंबर अपना सवाल ये है कि एनिलीन में और एन मेथिल एनिलीन में आप कैसे विभेद कर पाओगे? एनिलीन का मतलब क्या है? एनिलीन एक प्रकार का कैसा एमीन है? प्राइमरी एमीन ही तो है, ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है। वो अलग बात है कि भाई ये एनिलीन होने की वजह से ये कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया, वो अलग बात है। और जबकि एन मेथिल एनिल क्या है? ये प्राइमरी एमीन नहीं है। अब आपको पता है एनिलीन कार्बिल एमीन परीक्षण देता है, क्योंकि ये कैसा एमीन है? क्योंकि यह एक प्राथमिक एमीन है, जबकि एन मेथिल एनिलीन द्वितीयक एमीन है, और जो द्वितीयक एमीन है वो कौन सा परीक्षण नहीं देते हैं? कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देते हैं। आया होगा आपके समझ में, बहुत अच्छी बात है। देखो तो अब कैसे परीक्षण देते हैं? ये एनिलीन रहा, ये क्लोरोफॉर्म रहा, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या रही? क्षार रही, और जैसे रिएक्शन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? C6H5NC, और इसका क्या नाम हो जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। और साथ में 3 मोल किसके प्राप्त हो जाएंगे? KCl के, और 3 मोल किसके प्राप्त हो जाएंगे? जल के। अब हुई कैसी रिएक्शन, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ करके, है ना। ये कुछ रिएक्शन इस प्रकार से हुई। आपके पास था क्या? एनिलीन था, तो मैं बना देता हूँ, ये पड़ा एनिलीन आपका, ये रहा आपका एनिलीन। जो रिएक्शन है ना वो हुई कैसे हुए देख लो आप एक बार। ये एनिलीन, और क्या ले रहे हो आप? HNO2। तो HNO2 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? ऐसे तो लिख रहा हूँ, ओके। और साथ में मैं क्या ले रहा हूँ? HCl ले रहा हूँ, ये HCl रही। अब आप इसको गर्म करो 273 से 298 केल्विन पर,
वो जैसे ही आप गर्म करोगे तो हो गया क्या, यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, H2O। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। इसका मतलब H2O के आपने कितने मोल निकाल दिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस करके, H2 के हमने कितने मोल निकाल दिए, 2 मोल निकाल दिए। और क्या बन गया फिर, N के साथ कौन जुड़ गया, N, और क्या बना आपका, ये वाला बना, N2Cl, और इसका क्या नाम है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आ गया समझ में। चलो अगला देखिए। सवाल छूट गया क्या पीछे, सवाल अपना ये रहा, सवाल नंबर 3 है आपकी बुक का, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ओके। तो सवाल ये रहा आपका, जरा देखिए एक बार आप, निम्नलिखित के क्या बताइए, निम्नलिखित के कारण बताइए। अब क्या कारण बताने हैं, पहला तो ये है, पहला सवाल कि एनिलीन के पीकेबी मेथिलेमिन की तुलना में अधिक होते हैं, ऐसा क्यों। तो भाई साहब पीकेबी उसका अधिक होगा जिसके क्षारीय गुण कम हो, अर्थात जो क्षारीय गुण कम दर्शाएगा उसके पीकेबी के मान कैसे होंगे, अधिक होंगे। और जिसका क्षारीय गुण अधिक होगा उसका पीकेबी का मान क्या होगा, कम होगा। अब आपको पता है एनिलीन में पीकेबी का मान क्यों है, समझेंगे हम। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर जो 2 है वो ये है कि एथिल एमिन जल में विलेय है जबकि एनिलीन जल में विलेय नहीं है, क्यों नहीं है ये भी हम समझेंगे। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल ये है कि मेथिल एमिन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का क्या देता है, अवक्षेप देता है, कैसे देता है वो समझेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मेरी तरफ से आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए आप, सवाल ये है कि यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होते हैं, ठीक है बिल्कुल होते हैं, उसके अनुनाद की वजह से ऑर्थो पैरा पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है, फिर भी एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रोसो एनिलीन क्यों देता है। भाई ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और ऑर्थो में पैरा निर्देशक होते हैं, लेकिन जैसे इसका आप नाइट्रीकरण करवाओगे ना तो मेटा प्रोडक्ट क्यों बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल ये है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता ये बताना है कि एनिलीन, ऐसा क्या कारण है कि एनिलीन जो है ना वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, आपको बताना है, ठीक है। और अगला सवाल आपको दिखाऊं मैं, अगला सवाल ये है कि एरोमेटिक एमिनो के डाइएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी क्यों होते हैं। ये कह रहा है कि भाई एरोमेटिक अमन जो बीडीसी डाइएजोटीकरण रिएक्शन के द्वारा जो साल्ट बनाते हैं ना वो एलिफेटिक एमिनो से, मतलब जैसे एक तो हो गया एनिलीन, अगर वो डाइएजोटीकरण करवाए, एक हो गया एलिफेटिक एमिन में CH3NH2 उसका लवण प्राप्त करो, तो जो एरोमेटिक एमिन है ना उसका डाइएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिन से ज्यादा स्टेबल क्यों है ये आपको बताना है। और सातवां सवाल ये है कि प्राथमिक एमिन के संश्लेषण में जब आप प्राथमिक एमिन का निर्माण करते हो तो ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ये कह रहा है कि भाई ये ठीक बात है कि आप ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण से आप प्राथमिक एमिन का निर्माण कर लेते हो, ये बात सही है, लेकिन ऐसा आप ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन में ऐसा क्या है कि वो केवल प्राइमरी एमिन बनाती है बाकी एमिन नहीं बनाती, ऐसा क्यों, इसका आंसर अपने को देना। देखो करते हैं स्टार्ट अपने आंसर, देखिए आप, पहला सवाल ये था कि भाई एनिलीन में पीकेबी का मान अधिक क्यों होता है बताइए। और मैंने आपको बताया था कि जिसके भी पीकेबी का मान अधिक होगा आपको दिमाग में रखना है उसका जो है ना क्षारीय गुण कम होगा। एनिलीन में
रुक जा भाई। एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है तथा उस पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण के लिए कम आसानी से प्राप्त होता है। अतः एनिलीन का पीकेबी का मान मेथिल एमीन से अधिक होता है तथा एनिलीन मेथिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है, क्योंकि पीकेबी का मान अधिक होने पर क्षारीयता कम हो जाती है। भाई ये बताना क्या चाह रहा है, सिंपल सी लाइन बताऊं मैं आपको। ये कह रहा है भाई, ये जो आपका एनिलीन है ना, मैं बना देता हूं आपके लिए, ये लो, ये एनिलीन रहा और इसके ऊपर पाया जाता है लोन पेयर, ये लोन पेयर लो। अब इस लोन पेयर की वजह से ये आसानी से किसी प्रोटॉन को अपने मतलब ग्रहण कर सकता है, लेकिन होता क्या है, इसमें क्या होती है, अनुनाद पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, इस वाले कार्बन को डोनेट करता है, और ये वाला कार्बन जो है ना वो आगे की तरफ मूव हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर बन जाती है कुछ इस प्रकार की, मतलब ये बन जाता है फिर आगे। अब इतना ही लिखूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब इस पे चार्ज कैसे आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब चाहकर भी किसी भी प्रोटॉन को ये अपने तरफ नहीं खींच सकता, मतलब प्रोटॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक ये प्रोटॉन को ग्रहण नहीं करेगा तो ये क्षार नहीं हो सकता। यही इसने बताया कि भाई ये प्रोटॉन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, इस कारण ये क्षारीय गुण कम प्रदर्शित करता है। और जो कम प्रदर्शित करता है क्षारीय गुण, उनके जो है ना पीकेबी, ये जो बी का मतलब क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी, उनके पीकेबी के मान कैसे होते हैं, ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू प्रश्न बन सकता है। जिनके भी पीकेबी के मान ज्यादा होंगे वो क्षारीय गुण क्या करेंगे, कम प्रदर्शित करेंगे। ओके, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल देखिए, सुनो आराम से सुनिए भाई, बढ़िया सवाल है ये। सवाल ये कि एथिल एमीन जल में अधिक विलेयशील है जबकि एनिलीन जो है वो जल में कम विलेयशील है, उसका कारण दीजिए। एथिल एमीन जल में हाइड्रोजन आबंध के कारण विलेयशील है। ये जो एथिल एमीन है ना वो आराम से क्या बना लेता है, हाइड्रोजन जल के साथ जब इसको जल में जब मिलाया जाता है तो कौन सा बंध बना लेता है, एच बॉन्ड बना लेता है। ठीक बात है, और एच बॉन्ड मिलाने के कारण ये जल में क्या हो जाता है, जी जल में हो जाता है विलेयशील, जल में हो जाता है विलेयशील, ये कारण है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन एनिलीन में बड़े हाइड्रोकार्बन भाग के कारण हाइड्रोजन बंधन के बनने का अवसर कम होता है। मतलब एनिलीन जो है ना, एनिलीन कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ना वो ऐसा होता है, इस टाइप का, ये रहा। और ये वाला जो भाग है ना, इसको इसने बोला कि हाइड्रोकार्बन कैसा है, बड़ा है, और बड़े होने के कारण ये कम क्या बनाता है, एच बॉन्ड क्या बनाता है, कम बनाता है, और कम बनाने का अवसर प्राप्त होने के कारण ये जल में क्या नहीं है, विलेयशील नहीं है। चलो अगला सवाल देखिए अब तो। सुनो, मेथिल एमीन जल में अधिक क्षारीय होने के कारण, जल में अधिक क्षारीय होने के कारण जल से प्रोटॉन ग्रहण कर OH आयनों को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। और ये OH आयन Fe3+ आयनों से क्रिया कर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का क्या दे देते हैं, अवक्षेप दे देते हैं। देखिए आप, ये रहा आपका मेथिल एमीन, ये रहा जल। अब ये जल है तो ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को कहां खींचेगा, अपनी ओर। ये बंद क्या हो जाएगा, ब्रेक। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथिल एनिलीनियम, एनिलीनियम। और OH क्या क्या हो गया, यहां से फ्री हो गया। अब ये OH क्या करेंगे, अब ये Fe+3 6 OH के साथ जब रिएक्शन करता है, मतलब आप यहां देख लो ये FeCl3 है, जब इसकी रिएक्शन देखो तो ये कैसे ब्रेक होगा, Fe3+ + 3Cl नेगेटिव। और ये Fe3+ इस 6 OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। या इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, Fe2O3.3H2O, मतलब हाइड्रोजन जो है ना, जल जो है ना वो हाइड्रेट के रूप में आ जाता है। इसको बोलेंगे अपन जल योजित फेरिक ऑक्साइड,
और ये कैसा अवक्षेप होता है? ये होता है भैया भूरा अवक्षेप। ओके, ये ऊपर आप प्रश्न देख सकते हो कि हुआ कैसे। ये था वो जो सवाल मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको, है ना। देखिए आप एक बार, ये कह रहा है कि सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अधिकांश एनिलीन प्रोटोनीकृत होकर एनिलियम आयन बनाते हैं। अब अभिक्रिया मिश्रण में एनिलीन तथा एनिलीनियम आयन दोनों उपस्थित होते हैं और एनिलीन में NH2 समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होते हैं, किंतु एनिलीनियम आयन मेटा निर्देशिक है। एनिलीनियम आयन की अधिक मात्रा के कारण यथेष्ट मात्रा में पेरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। क्या मतलब है वो देखो, अपन ये देखेंगे कि भाई कहना क्या चाह रहा है। देखो ये कहना चाह रहा है, ये है आपके पास एनिलीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओ आप HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक। H2SO4 कैसे ब्रेक होता है? H2SO4 भाई साहब ऐसे ब्रेक होता है, H प्लस HSO4 नेगेटिव। ओके, आ गया समझ में। अब H प्लस जो है उसको मैं यहां रख रहा हूं और इस नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, ये इसके साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन कर लेगा तो ये नहीं बनेगा कि NH3 पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया एनिलीनियम। क्या बन गया? एनिलीनियम। एनिलीनियम आयन बन गया। इससे क्या हुआ एनिलीनियम आयन से? देखो आप, ये जो एनिलीनियम आयन है ना, इसके कारण जो मेन बात है वो समझो। इसके कारण क्या हुआ, ये जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये मेटा पोजीशन है इसकी, और इसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ रिएक्शन करके? NO2 नेगेटिव के साथ। कैसे, किसके साथ? NO2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? ये वाला बना लेते हैं। ये तो उसने कहा था मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या बनाता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्यों बनाता है? इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे ना तो यहां से H निकलेगा और उस H को ये NH2 ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा? एनिलीनियम आयन। जब एनिलीनियम आयन की जब आप रेजोनेंस देखोगे ना तो इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और उस NO2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बना लेता है? ये पैरा प्रोडक्ट बना, मेटा प्रोडक्ट बना लेता है। हालांकि अगर एनिलीन की रिएक्शन आप जब करवाओगे ना तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाली जो पोजीशन है ये कैसी है? मेटा पोजीशन है। कैसी पोजीशन है? मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन कब सक्रिय होगी? जब किसकी रिजोनेंस बने? रिजोनेंस मतलब अनुनाद किसके बने? एनिलीनियम के बने। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो ये कर भी रखा इसने, खैर अपन ने ये कर ही लिया तो उसका क्या ही मतलब है, एक बार मैं बता ही देता हूँ। यही बताया इसने कि भाई ये एनिलीन है, ओके, और इस एनिलीन की रिएक्शन जब आप H प्लस के प्रेजेंस में कराओगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयन बन जाएगा। ओके, अब इस एनिलीनियम आयन की रिएक्शन आप HNO3 तथा H2SO4 के प्रेजेंस में करवाओगे तो उसका NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा? इसकी मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा और इसका क्या नाम हो जाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन क्या हो जाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन। ओके, अगला देखो, सवाल ये था कि जरा देखिए आप कि एरोमेटिक एमीन जो है ना वो डाइएजोनियम साल्ट कैसा बनाते हैं? स्टेबल बनाते हैं, जबकि एलिफेटिक आयन कैसा बनाते हैं? अनस्टेबल बनाते हैं। ऐसा क्यों? सुनो तो, जरा ध्यान से सुनो एक बार, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने सवाल बताया था आपको। एरोमेटिक एमीन डाइएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अधिक स्थायी होंगे। क्यों होंगे? सुनो, क्योंकि ये अनुनाद स्थायित्व है।
एनिलीन जो होता है ना उसमें रिजोनेंस पाया जाता है और रिजोनेंस की वजह से वो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल। जबकि एलिफेटिक एमीन मतलब इथिल एमीन में अनुनाद नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो क्या नहीं होता है, उसका जो डाई है जो साल्ट बनता है ना वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जबकि एलिफेटिक एमीन का मैं उदाहरण ले रहा हूं जैसे मेथिल एमीन, डाइएजोनियम लवणों से इस प्रकार अनुनाद जो है ना, इस प्रकार का अनुनाद कैसा नहीं होता, स्थायी संभव नहीं होता है। देखिए ये कर रखा है इसने, आप इसको देख सकते हो, आप इसको यही कर रखा है इसने, देखो ये पड़ा आपका एनिलीनियम, ये रहा, ये पोजीशन रही और ये पोजीशन रही, ये क्या बता रहे हैं, अनुनाद को बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, आपको एक बात का पता होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड जितनी ज्यादा अनुनाद संरचना बनाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, कोई भी कंपाउंड, जरूरी नहीं है मैं एनिलीनियम की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड की बात कर लो, अनुनाद जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। ये ध्यान रखें आप, ये दिमाग में सेट कर लें आप, कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा अनुनाद बनाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। ओके, अगले सवाल की तरफ अपन मूव करते हैं। सुनो, सवाल ये है कि ये कहता है कि ग्रेबिल थैलेमाइड के संश्लेषण से प्राप्त एमीन अधिक शुद्ध होते हैं, ऐसा क्यों। तो सुनो, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण से प्राप्त एमीन शुद्ध होते हैं और उनमें द्वितीयक अथवा तृतीयक एमीनों के अंश नहीं पाए जाते हैं, अतः इस विधि को प्राथमिक एमीनों के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है। भाई ये कह रहा है कि जब आप ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण रिएक्शन करवाओगे ना, उसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे उसमें केवल और केवल कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, केवल और केवल ये प्राप्त होंगे NH2 टाइप के, मतलब ये 1 डिग्री एमीन ही देगा, इसके अलावा नहीं देगा। जब आप ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण करवाते हो ना तो आपको ये नहीं मिलेगा कभी भी, ये वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं है आपको, नहीं ये बनेगा एन, नहीं ये मिलेगा, केवल और केवल क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। और प्राथमिक एमीन अधिक मात्रा में बनता है, इस वजह से इस विधि का उपयोग किया जाता है प्राथमिक एमीन के संश्लेषण के लिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल एक बीच में छूट गया, वो बाद में करूंगा क्योंकि आगे एक सवाल है उसके साथ ही करवा दूंगा मैं। सवाल ये है कि इन्हें आप कैसे परिवर्तित करेंगे, आपको इंटरनल चेंज करना है, अंत परिवर्तन करना है, और जो आपको दिया गया उससे जो आगे पूछा वो प्राप्त करना है। पहला ये है कि भाई एथेनोइक अम्ल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मेथेन एमीन में बदलना है। कि आपको एथेनोइक अम्ल देंगे और आपको कहेंगे बताओ इससे मेथेन एमीन कैसे प्राप्त होगा। सेकंड सवाल है ये कि हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमीन पेंटेन में आप कैसे बदल सकते हो, ठीक है। तीसरा सवाल ये है मेथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे बदल सकते हो। चौथा प्रश्न है कि एथेन एमीन को मेथेन एमीन में कैसे बदल सकते हो। ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे अंत परिवर्तन वाले, ठीक है। अगला सवाल है कि एथेनोइक अम्ल को प्रोपेनोइक अम्ल में कैसे बदल सकते हो। और अगला सवाल है मेथेन एमीन को एथेन एमीन में आप कैसे बदल सकते हो। अगला सवाल है सातवां, नाइट्रोमेथेन को डाइमेथिल एमीन में आप कैसे बदल सकते हो। और अंतिम सवाल है प्रोपेनोइक अम्ल को एथेनोइक अम्ल में आप कैसे बदल सकते हो। कहने का मतलब है आपको इनमें क्या चेंज करना पड़ेगा, इंटरनल चेंज करना पड़ेगा, अंत परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। एक बार आप प्रश्नों का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए सवाल पहला पढ़ते हैं अपने, एक तो
एथेनोइक अम्ल को मेथेन एमीन में परिवर्तन, ये पड़ा आपके पास एथेनोइक अम्ल, इसकी रिएक्शन करवाते हो SOCl2 के साथ, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन ऑयल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर है कि इसकी रिएक्शन आप किसके आधिक्य में करवाओगे, अमोनिया के आधिक्य में करवाओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन एमाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस एथेन एमाइड का आप क्या करवा दोगे, होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया करवा दोगे, मतलब Br2 और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथेन एमिन प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन हुई कैसे, ये देखना है अपने को, तो है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हुई कैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए भैया, इसमें थोड़ा सा मैं जो है इसको कोशिश कर रहा हूँ इस टाइप का करने की, भैया देखिए आप एक बार, है ना, उस एथेनोइक अम्ल को अपने को क्या प्राप्त करना है, मेथेन एमिन में बदलना है। तो मैं ले रहा हूं मेथेन एमिन, एथेनोइक अम्ल, तो ये पड़ा अपना एथेनोइक अम्ल CH3CO, और यहां मैं लिख रहा हूं OH, और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको SOCl2 के साथ। किसके साथ करवानी है, SOCl2 के साथ। और आगे जो बनेगा हम देखेंगे कि क्या बनेगा, पर पहले तो ये देखते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। तो देखिए, SO को मैं यहां रख देता हूं, सल्फर को, और इसको तो मैं यहां रखता हूं यहां, ओके। और Cl कहां रख देता हूं, यहां, और एक Cl कहां रख देता हूं, यहां, ये देखो ये रख दिया। अब इस बंद को कर देते हैं अपन ब्रेक, इस बंद को कर देते हैं ब्रेक। जब इस बंद को ब्रेक करोगे तो यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, एक नंबर जो गैस निकलेगी ना, वो निकल जाएगी आपकी HCl। कौन सी गैस निकल जाएगी, ये देखो ये HCl निकल गई। और यहां से कौन सी गैस निकली, तो यहां से जो गैस निकली वो निकली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और Cl उसके साथ जुड़ गया, तो क्या बना आपका, आपका बना ये CH3COCl, ओके। आगे देखो आप, अब जो अपने को प्राप्त हुआ CH3CO, अपने को ये प्राप्त हुआ Cl। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया की एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करवा देते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाओगे ना, तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl। क्या निकलेगा, HCl, ये देखो ये HCl निकल गया। और आगे बढ़ा क्या अपने को, ये प्राप्त हो गया CH3CONH2 मिल गया, ठीक है, ओके। अब CH3ONH2 को अपन क्या करेंगे वो देखो। अब यहां लेते हैं अपन CH3CO, और यहां मैंने लिख दिया NH2। अब देखते जाओ, और यहां लेंगे अपन Br2, एक Br मैंने यहां रख दिया और एक Br मैंने यहां रख दिया, और साथ में लेंगे अपन क्षार, क्या लेंगे, क्षार, क्षार लेंगे अपन KOH, 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 और KOH कितने लेने हैं अपने को, जो केस लेने हैं वो हैं, लेने हैं 4, क्योंकि ये जो रिएक्शन करवा रहा हूं ना मैं आपको, ये करवा रहा हूं मैं देखिए अब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा अपना होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसका क्या नाम लिख दूं मैं, या चलो लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो रिएक्शन है इसका नाम है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। अब
कैसे क्या होगा वो देखिए आप, तो केवल जो हमें चीज जरूरी है समझने वाली वो देखते हैं अपन। तो देखो, एक बी आर, एक के, एक बी आर और दूसरा के, रिएक्शन करके आगे क्या बनेगा, 2 मोल निकल जाएंगे के बी आर के। आप देखते जाओ। ओके, यहां से एच, यहां से ओ एच, 1 मोल जल का यहां से एच, यहां से ओ एच, कितने मोल जल के निकल गए, ये देखो 2 मोल जल के निकल गए। ओके, आगे देखो, अब बच गया क्या, अब अपने पास बच गया 2 के बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए। यहां से ये जो CO है ना, इन 2 के और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, यह बना लेता है K2CO3। क्या बना लेता है, K2CO3। और ये जो C है ये किसके साथ जुड़ जाता है, इस NH3 के साथ, और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3NH2। क्या बन जाता है, CH3NH2। यही अपने को बनाना है। प्रश्न क्या था, एथेन ओइक अम्ल से आपको क्या बनाना था, मेथेन एमीन बनाना था। तो ऐसे बनेगा, सबसे पहले एसिटिक एसिड लेंगे, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CH3COCl बनेगा, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा देंगे, तब एमाइड बनेगा। इस एमाइड की अपन कौन सी रिएक्शन करवा देंगे, ओपमान ब्रोमाइड रिएक्शन करवा देंगे, तब क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, मेथेन एमीन। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। यहां तक अपन कर चुके हैं, है ना। और सेकंड देखते हैं अपन। सेकंड है हेक्सेन नाइट्राइल का 1 एमीन पेंटेन में परिवर्तन। आपको हेक्सेन नाइट्राइल दिया है, उससे 1 एमिनो पेंटेन आपको बनाना है। देखो तो ये रहा आपके पास हेक्सेन नाइट्राइल, इसका करवाना पड़ेगा आपको आंशिक जल अपघटन। आप एक बार देख लो, मैं करवा के दिखा दूंगा आपको। तब आपको प्राप्त हो जाएगा हेक्सेन एमाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, हेक्सेन एमाइड। वापिस उसका क्या करवा दो, ओपमान ब्रोमाइड, तब आपको प्राप्त हो जाएगा 1 एमिनो पेंटेन। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 एमिनो पेंटेन। मुझे बताया आपके समझ में नहीं आया, और मैं समझाने का आपको क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। कोशिश करूंगा कि आपके ये समझ में आए। हेक्सेन नाइट्राइल है ना, ओके। हेक्सेन नाइट्राइल लिखते हैं पहले तो अपन, है ना, CH3 और ये रहा हेक्सेन, कार्बन की संख्या 6, और ये हो गया हेक्सेन नाइट्राइल। दिखाई दे रहा हुआ आपको हेक्सेन नाइट्राइल। दिक्कत नजर आ रही है भाई, रुको एक बार। दोबारा से देखो, आराम से लिख रहा हूं। ये है हेक्सेन नाइट्राइल,
ओके, इसका आपको करवाना है आंशिक जल अपघटन, तो ये ले लिया HOH, और आगे करवाते हैं इसकी रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे होगी वो आप देखते जाइए। ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले H के साथ जुड़ जाएगा। ओके, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जब ब्रेक होगा तब इस पे चार्ज कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, आप नीचे देखिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड और NH2। अब आगे देखो, यहां से क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन यहां से निकलेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, इस N के साथ जुड़ जाएगा, और आगे क्या बनेगा, ये प्राप्त होगा आपको CH3 CH2, और ये कितने प्राप्त हो जाएंगे, 5, और आगे आपको प्राप्त हो जाएगा CONH2, मतलब आपको एमाइड मिल गया अभी। ठीक है, अब इस एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन, है ना। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ इस एमाइड की रिएक्शन, क्या मैं थोड़ा लिख ही लेता हूँ इसको। ओके, दोबारा लिख रहा हूँ एमाइड को। CO, सॉरी, ये रहा आपका एमाइड। ओके, और आगे किसके साथ रिएक्शन करवानी है, इसकी रिएक्शन करवानी है Br2 के साथ, और किसके साथ, 4 मोल अपन किसके लेंगे, KOH के लेंगे। अभी अपन ने की थी ना ओपन ब्रोमाइड रिएक्शन, सेम वही है, और ये रिएक्शन करके बनाने वाला है आगे क्या, अभी आप पीछे वाली रिएक्शन देखिए वही है। ये जो CO ग्रुप है ना, ये 2 K और 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, K2CO3, क्या निकल जाएगा, एक तो K2CO3 निकल जाएगा, साथ में निकलेगा इसमें 2 मोल KBr के। ओके, और साथ में निकलेंगे 2 मोल जल के, और ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और इस रिएक्शन को मैं नीचे करके लिख देता हूँ। अब आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये CH3 ये बन गया NH2, ये प्राप्त होगा, और इसी का क्या नाम है, 1 एमिनो हेक्सेन, या हेक्सेन 1 एमिनो। आ गया समझ में, नहीं समझ में आया तो इसको एक साथ देख लो आप एक बार। ये रिएक्शन, सबसे पहले ये लिया, आंशिक जल अपघटन करवाया। ओके, आंशिक जल अपघटन करवाने के बाद ये यहाँ से रिएक्शन होकर एमाइड बनाता है, इस एमाइड के साथ कौन सी रिएक्शन होगी अभी, ओपमान ब्रोमाइड, ओपमान ब्रोमाइड होगी तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हेक्सेन 1 हेक्सेन। वापस टॉपिक पे आते हैं, ये तो रिएक्शन थी। अगला देखो आप, नेक्स्ट सवाल, अगला है कि आप मेथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल को आप एथेनोइक अम्ल में कैसे बदल सकते हैं, सवाल तो ये है ना। ये रहा आपका मेथेनॉल, मेथेनॉल इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। ओके, तब आपको प्राप्त होगा क्लोरोमेथेन। ओके, और इस क्लोरोमेथेन की रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, केशियन के साथ, किसके साथ, केशियन के साथ, तब आपको प्राप्त होगा एथेन नाइट्राइल। क्या प्राप्त होगा, एथेन नाइट्राइल, और इस एथेन नाइट्राइल का आप क्या करवा दो, पूर्ण जल अपघटन करवा दो। क्या करवा दो, पूर्ण जल अपघटन, और जब अब इसका आप पूर्ण जल अपघटन करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, एथेनोइक अम्ल। अब हुआ कैसे, चलो देखते हैं। है क्या आपके पास, अपने को किससे क्या बनाना है, मेथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाना। देखिए आप एक बार देखते जाइए, ठीक है। ये रहा आपके पास मेथेनॉल, और रिएक्शन किसके साथ करवानी है, PCl5 के साथ करवानी है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ करवानी है। ओके, लिखोगे कैसे, P को यहाँ लिखो, Cl को यहाँ लिखो, P को यहाँ लिखो, Cl को यहाँ रखो,
और 3 Cl आप ऐसे लिख दो। आगे यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, क्लोरोमेथिन। और साथ में क्या निकलेगा क्या क्या वो लिख देता हूँ मैं पहले। एक तो HCl निकल जाएगी और एक क्या निकल जाएगा, POCl3। और अपने को जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, अपना जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो अपने को प्राप्त हुआ CH3Cl, क्लोरोमेथिन प्राप्त हो गया। अब इस क्लोरोमेथिन की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं, KCN के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, KCN के साथ करवा रहे हैं। जब इसकी रिएक्शन आप KCN के साथ करवाओगे ना, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा KCl। क्या निकलेगा, KCl। और आपको प्राप्त हो जाएगा CH3CN, ये प्राप्त हो जाएगा, मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। देखो अब मेथिल साइनाइड के साथ आपको क्या करना है, मैं मेथिल साइनाइड को यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, ये रहा मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड का क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो ये मैंने ले लिया H और OH। और आपको ध्यान ये रखना है इसका कैसा जल अपघटन करवाना भाई, इसका करवाना है पूर्ण जल अपघटन। और जब भी आप पूर्ण जल अपघटन करवाओ तो एक बात दिमाग में और रखना, वो क्या, कि जल के मोल कितने लेने पड़ेंगे आपको, 2 लेने पड़ेंगे। कितने जल के मोल लेने पड़ेंगे, 2H2 लेना पड़ेगा, मतलब 2 बार जल अपघटन करवाना पड़ेगा। ओके, देखिए कैसे करवाना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे अपन, HO को यहाँ लिख दें, H को यहाँ रख दें और इस बंद को ब्रेक कर दें। तो क्या प्राप्त होगा अपने को, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। और अपने को जो प्राप्त होगा वो ये होगा, CH3COH डबल बॉन्ड NH, ये मिला अपने को। ओके, अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो रीअरेंजमेंट होकर किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और आगे क्या बनेगा, ये बनेगा अपना CH3C डबल बॉन्ड O NH2। क्या प्राप्त हो गया अभी, एमाइड प्राप्त हो गया। अब एमाइड का देखो क्या करेंगे अपन, अपने को तो एथेनोइक अम्ल चाहिए ना, तो मैं एमाइड को यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से, CH3CO NH2। और मैंने कहा था ना कितनी बार जल अपघटन करवाना पड़ेगा, एक बार और करवाना पड़ेगा। तो हम ये लिख लिया H2O। और इसको भी अरेंज कर देते हैं, मेथेनोइक अम्ल। तो हम लिखा OH और H। यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से निकलेगी अमोनिया बाहर। क्या निकलेगी, अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। और OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा आपको, आपको जो प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, CH3COOH। और यही अपने को क्या करना था, प्राप्त करना था। जरा देख लीजिए आप एक बार और, क्या पता आपके समझ में आ ही जाए। दोबारा देख लो आप, एल्कोहल लिया, मेथेनॉल लिया, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, इस प्रकार से अरेंज किया, ये बाहर निकल गया HCl और POCl3, ठीक है। और ये बन गया क्लोरोमेथिन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा दी। ओके, जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा दी तो अपने को प्राप्त हो गया CH3CN, मेथिल साइनाइड। अब इस मेथिल साइनाइड का अपने क्या करवा दिया, पूर्ण जल अपघटन करवा दिया। क्या करवा दिया, पूर्ण जल अपघटन करवा दिया। जब एक बार जल अपघटन करवाया तो क्या प्राप्त हुआ आपको, एमाइड। और एमाइड का जब आपने पुनः जल अपघटन करवा दिया तो कौन सी गैस बाहर निकल गई, NH3। और क्या प्राप्त हो गया, आपको प्राप्त हो गया एथेनोइक अम्ल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।